हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का एनसीईआरटी के सीरीज में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी हिस्ट्री का, जो कि 6th क्लास का हिस्ट्री अभी चल रहा है। और इसमें हम लोगों ने जो है 7th चैप्टर तक का थ्योरी इसमें पढ़ लिया है, ठीक है। और आज जो आपका क्लास है ये आपका जो है 14वां क्लास है, और इसमें 7वें चैप्टर का जो है एमसीक्यू है, ठीक। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हर चैप्टर के साथ साथ मैं 25 क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ, और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। देखिए, एनसीईआरटी जो है, बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत हो रहा था तो वो बोले कि हम लोगों ने जो पढ़ाई किया है तो सिविल सर्विसेज तक का कोर्स अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन एनसीईआरटी के बहुत सारे सवाल जो है हम लोगों से नहीं बन पाता है, फंस जाता है। इसका क्या मतलब सोल्यूशन होगा? तो सोल्यूशन यही है कि एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए पूरा प्लानिंग करिए। जैसे मैं पढ़ाती हूँ अंडरलाइन करके, तो बुक सामने रखिए, अंडरलाइन करिए। कि अंडरलाइन किए रहेंगे तो दोबारा जो है आपका नजर उस पर जाएगा और उस बात को आप याद रख पाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को बहुत हल्के में नहीं लेना है, उसको अच्छे तरीके से जो है पढ़ना है। यहीं से आपके सवाल जो है बनते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर होता है तो उससे पहले जो आपका सिलेबस नोटिफिकेशन वगैरह जो आते हैं तो उसमें साफ साफ क्लियरली लिखा होता है कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो एनसीईआरटी ही पैटर्न होगा, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम में अगर क्वेश्चन पे हम लोग चैलेंज भी करते हैं तो वो किसके साक्ष्य मांगते हैं? एनसीईआरटी का, ठीक है। तो हर जगह एनसीईआरटी 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 हो रहा है, तो हम लोग भी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसको स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों में भी शेयर करिए, और लाइक कमेंट भी जरूर करिए, क्योंकि आप लोग लाइक कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, ठीक है। जिससे हमें क्या हो, मोटिवेशन मिले, और आप लोगों के लिए जो क्लासेस बने वो और भी बेहतर करने का जो है हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलिए पहला सवाल है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब इस पे सवालों का सिलसिला है, जिसमें पहला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है। अब चलिए, बात है संस्थापक कौन था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए, 2300 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। अगर इसको ईस्वी में पूछा जाए, बीसी वगैरह में, तो कैसे करेंगे? तो ये लगभग जो है, लगभग आपका 321 बीसी इसको जो है हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। 321 बीसी में जो है मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो 322 से 321 के बीच में इसका स्थापना हुआ, तो लगभग 321 बीसी यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन ऐसे बनता है कि लगभग 2300 साल पहले, 2400 साल पहले, 2500 साल पहले, तो अब क्या लगाएंगे? 2300 साल पहले, ठीक है। चलिए, अब ये जो मौर्य साम्राज्य है, इसकी स्थापना कराने में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को किसने जो है इसमें सहायता किया है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके संस्थापक कौन है? मौर्य साम्राज्य का जो है संस्थापक, तो संस्थापक का बात करें तो इसके संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। जो कि इसका आंसर आपका किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में। अब इसमें जो सहायता किए हैं, ठीक है, तो इसमें सहायक कौन है? तो इनके ही गुरु हैं। उनके गुरु का नाम क्या है? तो कौटिल्य। कौटिल्य, या कौटिल्य को ही हम लोग जो है चाणक्य भी बोलते हैं। इन्हीं का नाम जो है विष्णुगुप्त भी है, ठीक है। तो इनके नाम जो है हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं कौटिल्य के बारे में। और ये जो विष्णुगुप्त नाम है, ठीक है, विष्णुगुप्त, तो ये इनका जो है वास्तविक या मूल्य नाम जो है माना जाता है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये 3 व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है, ठीक है। वो किनके गुरु है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था 2300 साल पहले, वही 321 बीसी में, ठीक है। चलिए, इसमें फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो इस साम्राज्य में जो है जो मुख्य
या बहुत फेमस कहिए सम्राट हुए हैं, उनको देखें तो इसके संस्थापक तो हो गए आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसके बाद जो है बिंदुसार, और इसके बाद जो आता है वो है सम्राट अशोक। ठीक है। और एक अंतिम शासक जो है बृहद्रथ को माना जाता है, बृहद्रथ है, ठीक है। तो ये कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है। ये जो बृहद्रथ है ये अंतिम शासक है, अंतिम शासक, ठीक है। और ये बृहद्रथ का जो सेनापति होता है, सेनापति ही इसको मार देता है, पुष्यमित्र शुंग। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका वंश का स्थापना होता है, जिसका जो है शुंग वंश का, शुंग वंश का, ठीक है। इसको मारता कौन है, तो इसको मारा है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, शुंग ने। उसके बाद जो है शुंग वंश का स्थापना हो जाता है, जो कि पुष्यमित्र शुंग ने ही डालता है, ठीक है। चलिए, अब इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए कि कब से कब तक रहा है, तो देखिए इसका 300 लगभग 321 बीसी से जो है ये 185 बीसी तक इसका कार्यकाल, मतलब ये साम्राज्य रहा है, समय रहा है। इतने बीच में जो है ये बड़े बड़े जो है सम्राट हुए हैं, जिसमें अशोका भी है, ठीक है। अशोक, अशोक महान हम लोग बोलते हैं। अशोक ने जो है बहुत सारे जो है शिलालेख खुदवाए और स्तंभ लेख बनवाए, ताकि आने वाले पीढ़ी जो है, आगे का जो लोग है उनके बारे में जाने, लोगों को बारे में जानने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए जो है बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, ठीक है। और लगभग अगर देखा जाए तो 137 वर्षों तक जो है मौर्य साम्राज्य का जो है शासन रहा, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर आगे अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये जितने चीजें बताए हैं, हो सकता है आगे जो सवाल आए उसमें भी इससे जो है आपका आंसर डायरेक्टली बनेगा, तो फिर वहां पे डिटेल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम जो है निम्नलिखित में से कौन है। अब देखिए अभी तुरंत आप कौटिल्य के बारे में सुने हैं, ठीक है। तो कौटिल्य को ही हम लोग किसको बोलते हैं, कौटिल्य, तब विष्णुगुप्त को, ठीक। और इन्हीं को जो है चाणक्य भी बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों नाम से उनको जाना जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ठीक, और इस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र वो बुक है जिसमें अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं, राज व्यवस्था के बारे में जो है इसमें लिखा गया है, राजनीति के बारे में, राजनीति कहिए या राज व्यवस्था कहिए, ठीक है। दोनों तरीके से शब्दों का खेल रहता है, एग्जाम में जो है इससे सवाल बनता है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर तो हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो कईयों बार यहाँ से सवाल पूछा भी गया है कि अर्थशास्त्र में जो है किसके विचार लिखे गए हैं, किसके विचार, किसके विचार, तो अब नाम दिया रहेगा चार ठो आपका, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर आपका कौटिल्य, या फिर आपका जो है अशोक, ठीक है। तो इसमें किसके विचार लिखे गए हैं, तो चाणक्य के, चाणक्य के जो है विचार इसमें लिखे गए हैं। ये सब सवाल सब इसमें पूछा गया है, जो भी चीजें इसमें लिखे हैं ये सारे के सारे एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आते हैं तो अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि का लिखा हुआ है, पाणिनि का लिखा हुआ बुक है, जो व्याकरण का बुक है, ठीक है, पाणिनि का। मालवी काग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो है आपका कालिदास का लिखा हुआ बुक है, ठीक है, कालिदास का। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट सवाल पे। चलिए अगला सवाल है, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। अभी हम आपको बताए हैं इसमें
पहला पहला कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक। ठीक है, तो ये क्रम जो है आपका बिल्कुल सही है। अब इस क्रम को अगर याद रखते हैं, ठीक है, एक आपको बृहद्रथ भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है, तो ये आपका अंतिम शासक है, अंतिम शासक। इसके बाद शुंग वंश का स्थापना हो जाता है। ठीक है, तो अंतिम शासक जो है बृहद्रथ है, जो इसका टाइम पीरियड 185 बीसी था। ठीक है, तो वो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछा गया है अंतिम शासक, और ये सीरीज भी पूछा जाता है, और इसी में पूछ लिया जाता है कि अशोक के दादा का नाम क्या है, अशोक के पिता का नाम क्या है। ठीक है, तो अब आप सीरीज देख रहे हैं, तो इसमें दादा और पिता आप समझ जाइएगा कि कौन है। ठीक है, तो अशोक के दादा हो जाएंगे चंद्रगुप्त और पिता हो जाएंगे बिंदुसार। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना वही 2300 वर्ष पहले हुआ था, जो कि हम लोगों ने पहला ही सवाल में देखा, जो कि लगभग 321 बीसी मान सकते हैं। और इसकी जो राजधानी थी, ठीक है, ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, जो कि पाटलिपुत्र को ही आप पटना यहाँ पे वर्तमान में प्रेजेंट में आधुनिक समय में पाटलिपुत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन, जैसे यहाँ पे पाटलिपुत्र तो है ही, अगर पाटलिपुत्र ना देके अगर पटना भी दिया रहे तो भी पटना को टिक करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो है पटना ये है। ठीक है, उस टाइम में जो है पटना को क्या बोला जाता था? पाटलिपुत्र। तो हालांकि ऑप्शन कभी पटना ऐसा अभी देखने को नहीं मिला है, पाटलिपुत्र ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, उज्जैन जो है आपका, उज्जैन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने के रास्ते में पड़ता है। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने के रास्ते में क्या पड़ता है? उज्जैन पड़ता है। उसके बाद जो तक्षशिला है, ये आपका जो है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम जो है में पड़ता है, और ये जो है भारत और जो आपका भारत से बाहर जाने का और आने का ये मार्ग है। ठीक है, विदेशियों का। तक्षशिला अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो ये आपका प्रेजेंट पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो इस रास्ते से जो है यूनानी लोग इसमें आते जाते थे, मतलब भारत आए। ठीक है, तो ये आपका तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम हिस्से में आपका प्रेजेंट में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चलिए, सांची जो है ये आपका मध्य प्रदेश में, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है, अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? अब देखिए, अशोक के शिलालेख जो है कई जगहों से मिला है, बहुत सारे जगहों से मिला है। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ दिया है कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार, लुम्बिनी, तो इन सभी जगहों से मिला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगर इसमें और भी कहाँ कहाँ से मिले हैं उसको भी देखना चाहते हैं तो ये रहा। ठीक है, इन सभी जगहों से जो है आपका मिला है। ठीक है, कंधार, लंपक, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, फिर सांची, पनगुड़िया, गिरनार, जौगढ़, जो कि ये ओडिशा में पड़ता है आपका। ठीक है, ओडिशा। कहता है सोपरा, सन्नति, मस्की, चेरागुड़ी, ब्रह्मगिरी। ठीक है, इन सभी जगहों से अशोक के जो है शिलालेख के साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है, कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि कर और नजराना, तो देखिए कर जो है अनियमित ढंग से एकत्रित किए जाते थे, नहीं, इसमें सही खोज रहा है। तो कर जो है नियमित रूप से होता था, जो कि यहाँ दिया है, और नजराना जो है अनियमित रूप से होता था, जो कि यहाँ दिया है। कहने का मतलब दोनों का बात एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, दोनों लाइन में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ना ही एक है और ना ही दो है। चलिए
अगला सवाल है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन सही है। कहता है राजकुमारों को अक्सर जो है प्रांतों में राज्यपाल या गवर्नर के रूप में भेजा जाता था, बिल्कुल सही। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन होता था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे, ये भी बात सही है। तो ये दोनों किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। ठीक है, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन सही है। कहता है मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर जो है तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, बिल्कुल सही है। मौर्य शासन आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, बिल्कुल सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट देते थे, बिल्कुल सही है। देखिए ये क्या होता है कि जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के लाइन उठा उठा के इसमें पूछा जाता है, तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तभी जो है सही या गलत हम लोग कर पाएंगे। तो इसमें तीनों के तीनों सही है, जो कि ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, ये आपका उसका नाम पूछ रहा है। तो ये आपका मेगास्थनीज है। इनका एक लिखा हुआ बुक है इंडिका, ठीक है, इंडिका है जो बहुत ही फेमस है। जिस समय में मेगास्थनीज यहाँ भारत आए थे उस समय के टाइम पीरियड में जो है भारत के इतिहास के बारे में जानकारी उसमें लिखा है। ठीक है, डायमेकस जो है ये बिंदुसार के टाइम पीरियड में आए थे। ठीक है, और वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। और फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग जो है विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि से जो है उनको नवाजा गया था, तो ये विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन से जो है सही है। तो कहता है सम्राट के जनता के सामने आने का अवसरों को शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था, बिल्कुल सही। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे और कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे, बिल्कुल सही। राजा सामान्यतः हथियार बंद जो है महिलाओं से घिरे होते थे, बिल्कुल सही, ताकि कोई बाहरी आके आक्रमण न कर दे, मार न दे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। थोड़ा फैन बंद कर दीजिए। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कि कौन जो है इसमें सही है। कहता है उज्जैन जो है उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। तो उज्जैन अभी आप पढ़े हैं कि उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ जाने के रास्ते में पड़ता है, ना कि पश्चिम। तो एक तो आपका गलत हो गया। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर आते थे, बिल्कुल सही, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो है सब बहुत फैला हुआ था। कहते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का विचार अर्थशास्त्र में मिलते हैं। देखिए अर्थशास्त्र में किसके विचार मिलते हैं, तो कौटिल्य के मिलते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त या चाणक्य के, तो चंद्रगुप्त मौर्य गलत हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है इसमें सही कौन है, तो केवल और केवल दो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन जो है सही है। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, बिल्कुल सही, ताकि हमारे आगे के जो पूर्वज या आगे के जो वंश आएंगे वो सभी लोग उनको पढ़ेंगे और सीखेंगे। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई है, नहीं खरोष्टी में नहीं है, प्राकृत में है, प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो दो तो आपका गलत हो गया। कहता है अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, बिल्कुल सही, जो कि 13वां शिलालेख है। और ये जो है 261 बीसी में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आपका 1 और 3 जो है इसमें राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कलिंग युद्ध में उन जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धर्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने के निश्चय किया। धर्म के संदर्भ में उनके विचार निम्नलिखित में से है, जो कि कौन से सही है ये बताना है। तो अशोक का मानना था कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक जीतने से अच्छा है, बिल्कुल सही। वो चाहते थे कि उनके बाद उनके बेटे और पोते भी युद्ध न करे और उनके बदले जो है धर्म की अभिव्यक्ति में योगदान करे। दोनों के दोनों सही है, क्योंकि अशोक जो है
कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और वो इतनी जो है लोगों को मरते हुए देखे, क्षति पहुंचते हुए देखे, तो उनका हृदय परिवर्तन के बाद वो भी क्या किए, बौद्ध धर्म जो है अपना लिए। तो सीधी सी बात है, वो भी बौद्ध के हिसाब से ही बहुत सारी चीजें बदलाव किए। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किए। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इन अधिकारियों को धम्म महामात्र के नाम से जानते थे, जो धर्म की शिक्षा देते थे। जगह जगह जाके जो पढ़े लिखे लोग थे वो तो पढ़ ही लेते थे, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वहां जा करके ये लोग बोल बोल करके जो है उन लोगों को सुनाते थे, धर्म की शिक्षा देते थे। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का जो है प्रयोग किया, उसके संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए कि कौन सही है। तो अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों में लिखवाए, सही है। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल सही। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए जो है सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में दूत भेजे, बिल्कुल सही। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है? तो ये आपका जो है ब्राह्मणी लिपि से उत्पन्न हुई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन सही है। कहता है विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इनका मानना था कि अगर ये सब कर्मकांड करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है, आप उसके बदले क्या करिए, उस कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बनाइए, और रीतियां अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना और सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों और सलमानों को दान देना। तो ये दोनों बात जो है अशोक ने संदेश के रूप में करवाए, तो दोनों के दोनों सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर, दक्षिण भारत में स्थित अरिका मेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अरिका मेडु का क्या है? तो ये पोडुका है, ठीक है, याद रखिएगा, अरिका मेडु से पोडुका। और ये बेरी, गाजा, मसूलीपट्टनम और मुजीरिम ये सब बंदरगाह थे, ठीक है, बंदरगाह थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम इसमें पूछा है। कई बार ऐसे एग्जाम जो है एग्जाम में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो पहले हिंद यवन आया था, फिर शक आए थे, तो हिंद यवन यहाँ भी है, शक नहीं है, और उसके बाद हिंद यवन है, हिंद है नहीं, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, हिंद यवन, शक और हिंद पार्शियन, और उसके बाद जो है कुषाण आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी? तो अशोक के लाइफ में ये युद्ध हुआ कलिंग युद्ध, जो कि 261 बीसी में हुआ था। और कलिंग जो है प्रेजेंट में आपका ओडिशा में पड़ता है, ठीक, ओडिशा राज्य में, ठीक। तो उस समय उसको कलिंग के नाम से जानते थे। और ये जो है इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और ये जो है बौद्ध धर्म जो है अपना लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलने लगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक को किस बात का दुख हुआ? तो धन की हानि का नहीं, राज की हानि का नहीं, सेना की हार का नहीं, लोगों को कष्ट और मृत्यु का बहुत दुख हुआ, तभी तो ये हृदय परिवर्तन उनका ही हुआ और बौद्ध धर्म जो है अपना लिए। इतने लोगों को, लाखों लोगों को मरते हुए ये देखे, बहुत मार काट देखे, इसलिए इनका हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने अपने विचार लोगों तक कैसे पहुंचाए? किताबों के माध्यम से नहीं, संदेशवाहकों से नहीं, शिलाओं और स्तंभों पर जो है लिखवा करके, तभी तो इसलिए लिखवाए कि आगे जो लोग होंगे वो सभी आगे की पीढ़ी जो है इसे पढ़ेंगे हमारे संदेश को। धर्म का अर्थ क्या होता है? तो नैतिक आचरण के नियम होते हैं धर्म का मतलब, ठीक है, अच्छे नियम, अच्छे आचरण। नेक्स्ट सवाल है आपका, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किन अधिकारियों को जो है नियुक्त किया? तो धम्म महामात्र का नियुक्त किया, अभी आप पढ़े हैं। और ये रहा आपका अंतिम सवाल, अशोक के अनुसार सच्ची विजय क्या थी? युद्ध में जीत, धन का प्राप्त, या धम्म की विजय, या नए राज की जीतना? तो धम्म की विजय जो है ये अशोक के अनुसार सच्ची विजय है, जो कि इनका जब हृदय परिवर्तन होता है 261 बीसी में जब कलिंग युद्ध होता है, ठीक है, और हृदय परिवर्तन होता है, तब इनको ये धम्म की विजय के बारे में, धम्म
अपना लेते हैं और धर्म के रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, तो अशोक एक ऐसे सम्राट हुए हमारे देश के जिनको जो है सभी लोग जानते हैं। और उस टाइम पीरियड में, अशोक के टाइम पीरियड में जो है बाहरी कोई भी आक्रमणकारी जो है इंडिया में आने से थर थर कांपता था। ऐसा कांपता था कि जैसे जाएंगे तो हमें अभी ही मार के ये कर देगा। ठीक है, तो इस लेवल के जो है अशोक सम्राट मतलब थे। ठीक है, चलिए हम लोगों का 25 क्वेश्चन हो चुका है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके।